हेलो और स्वागत है आज के इस गहराई से विश्लेषण में। हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स का खेल नहीं है। ये हमारी सुबह की चाय से लेकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक की कहानी है। एग्जैक्टली। तो वक्त जाया नहीं करते, चलो आरवी अब इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नोट्स मेरे सामने है। इस टाइटल स्लाइड में इन तीनों केमिकल्स का नाम बोल्ड लेटर्स में लिखा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। राइट, और ध्यान दो, नीचे 3 मेन पिलर्स हाईलाइट किए गए हैं। पहला है इनकी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज। अच्छा। दूसरा है इनके केमिकल रिएक्शंस और वो मिस्टीरियस पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट। और तीसरा पिलर इनका एवरीडे लाइफ में यूज और प्योर सॉल्ट फैमिली की जानकारी दे रहा है। पर सुमित सर, मेरा एक बेसिक डाउट है यहाँ। पूछो आरवी। ये तीनों एसिड, बेस और सॉल्ट एक ही चैप्टर में क्यों है? मतलब क्या इनका आपस में कोई गहरा फैमिली कनेक्शन है या बस टेक्स्ट बुक में जगह बचाने के लिए इन्हें एक साथ डाल दिया है? टेक्स्ट बुक की स्पेस बचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। असल में ये तीनों एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड केमिकल फैमिली बनाते हैं। ओह, कैसे? देखो, एसिड्स और बेसिस एक दूसरे का स्ट्रिक्ट ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे हीरो और विलन। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, आई मीन वो एक दूसरे की पावर खत्म कर देते हैं। सही पकड़ा। और उस एपिक बैटल के बाद जो तीसरा शांत केमिकल बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। इसलिए इन तीनों को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। मेक सेंस। हीरो, विलन और उनकी फाइट का रिजल्ट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका टाइटल है आम्ला और क्षारक की पहचान बिना चखे कैसे जाने। हाँ, क्योंकि लैब में हर चीज को टेस्ट करना तो बहुत डेंजरस हो सकता है। खट्टा है तो एसिड, कड़वा है तो बेस। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं ले सकते। तो यहाँ सेफ्टी के लिए इंडिकेटर्स बताए गए हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जैसे लिटमस, जो लाइकन प्लांट से मिलता है, राइट? हाँ, एसिड नीले लिटमस को लाल करता है और बेस लाल को नीला। फिर टर्मरिक यानी हल्दी का भी जिक्र है, जो बेसिक साबुन लगने पर रेडिश ब्राउन हो जाती है। ओह हाँ, कपड़ों पर हल्दी का दाग साबुन लगाते ही लाल हो जाता है। एग्जैक्टली। उसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फिथेलिन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तीसरी कैटेगरी है ऑल्फैक्टरी यानी गंधिया इंडिकेटर्स। प्याज, वनीला और लौंग का तेल। इनमें लिखा है कि मीडियम चेंज होने पर स्मेल बदल जाती है। हाँ, और इनकी ओरिजिनल स्मेल बेस में जाने के बाद पूरी तरह गायब हो जाती है। वेट, क्या? सुमित सर, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं? क्या मीडियम चेंज होते ही इनकी ओरिजिनल स्मेल पूरी तरह गायब हो जाती है? एग्जैक्टली आरवी, बिल्कुल गायब हो जाती है। और इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है। कैसा रीजन? होता क्या है कि इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के मॉलिक्यूल्स का एक स्पेसिफिक 3D शेप होता है। उसी शेप की वजह से हमारी नाक उनकी स्मेल पकड़ पाती है। ओके। जब तुम इनको किसी बेसिक मीडियम में डालते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो बेस उन प्याज या वनीला के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ देता है। ओह वाओ, मतलब शेप बदली तो स्मेल आनी बंद होगी? बिल्कुल। लेकिन एसिडिक मीडियम उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो एसिड में उनकी स्मेल आती रहती है। यही उनकी पहचान है। दैट्स फैसिनेटिंग। बेस उनकी शेप बिगाड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ धातु के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया यानी मेटल्स के साथ रिएक्शन की बात हो रही है। हाँ, एसिड का रिएक्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। एसिड प्लस मेटल इक्वल्स सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सही पढ़ा। इसका एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं तो H2 गैस के बुलबुले निकलते हैं। और इस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लाने पर एक पॉप साउंड आती है। ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत फेमस है। हाँ, पर बेसिस के केस में कहानी थोड़ी अलग है। जैसे NaOH और जिंक मिलकर सोडियम जिंकेट और H2 गैस बनाते हैं। पर नोट्स में एक नोट हाईलाइट किया है कि ऐसी रिएक्शंस सारी मेटल्स के साथ संभव नहीं है। सुमित सर, पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर ये बेसिस सारी मेटल्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते? उसका रीजन इनके केमिकल नेचर में छुपा है। एसिड्स के पास H+ आयन्स लूज करने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। अच्छा, जिससे वो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर लेते हैं। राइट। लेकिन बेसिस तभी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जब वो मेटल
एम्फोटेरिक नेचर का हो। एम्फोटेरिक, ये कैसा वीआईपी क्लब है मेटल्स का? हाँ, वीआईपी क्लब ही समझ लो। एम्फोटेरिक का मतलब है वो स्पेशल मेटल्स जो सिचुएशन के हिसाब से एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओ, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम। बिल्कुल, आम मेटल्स का केमिकल सेटअप बेसिस को इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने ही नहीं देता, इसलिए बेसिस वहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ओ, ओके, तो एसिड्स अग्रेसिव हैं और बेसिस थोड़े पिकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया डिकोड करेंगे। फॉर्मूला कहता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट, CO2 और वाटर। और इस CO2 को कंफर्म करने के लिए एक फेमस लाइम वाटर टेस्ट है। हाँ, जब CO2 को चूने के पानी से गुजारते हैं तो पानी मिल्की यानी दूधिया हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। राइट, पर द ट्विस्ट इज अगर CO2 को लगातार पास करते रहें तो वो दोबारा क्लियर हो जाता है क्योंकि सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। उसके तुरंत बाद एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, चौक और संगमरमर यानी मार्बल, ये सब इस कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। हाँ, सबका बेसिक केमिकल फॉर्मूला एक ही है। सुमित सर, अगर चौक और मार्बल दोनों इसेंशियली एक ही चीज है तो दोनों फिजिकली इतने अलग क्यों लगते हैं? चौक इतना नरम होता है और मार्बल इतना सख्त। ये केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक बेहतरीन मिक्स है आरवी। केमिकल फॉर्मूला दोनों का एब्सोल्युटली सेम है, पर उनका फॉर्मेशन अलग है। ज्योग्राफी कैसे आई इसमें? देखो, समुद्र के छोटे छोटे जीवों के शेल्स जब सदियों तक जमते रहते हैं तो चौक बनता है जो लाइटली पैक्ड होता है। अच्छा, जब वही मटेरियल जमीन के अंदर लाखों सालों तक एक्सट्रीम हीट और क्रशिंग प्रेशर झेलता है, उस दबाव से मॉलिक्यूल्स टाइटली लॉक हो जाते हैं। ओह, मतलब केमिस्ट्री सेम है पर उस प्रेशर और टाइम ने चौक को सख्त मार्बल बना दिया। एग्जैक्टली। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन और ऑक्साइड्स की। न्यूट्रलाइजेशन वही हीरो विलन वाली बात ना, एसिड प्लस बेस इक्वल्स सॉल्ट और वाटर, जैसे NaOH और HCl मिलकर NaCl और वाटर बनाते हैं। सही पकड़ा, पर इसके साथ मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, नोट्स में लिखा है कि जब किसी मेटालिक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड को HCl एसिड के साथ मिलाते हैं तो ग्रीन ब्लू रंग का कॉपर क्लोराइड बनता है। और क्योंकि एसिड के साथ मिलकर ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होते हैं। वहीं नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे CO2 बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक नेचर का हुआ। पर सुमित सर, मेरा एक प्रैक्टिकल डाउट है। हाँ बताओ। अगर मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक हैं तो क्या हम एसिडिटी कम करने के लिए किसी मेटालिक ऑक्साइड को एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं? टेक्निकली और लॉजिकली तुम्हारा पॉइंट एकदम करेक्ट है, पर प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? बेस ही तो है। देखो, न्यूट्रलाइजेशन उस एसिड को जीरो तो कर देगा, पर साइंस में हमें केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी को भी देखना पड़ता है। ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड्स हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं। ओ बाप रे, जहरीले होते हैं। हाँ, अगर तुमने एसिडिटी कम करने के लिए इन्हें खाया तो एसिड तो ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें हेवी मेटल पॉइजनिंग हो जाएगी। इसलिए हम बहुत ही माइल्ड बेसिस का यूज करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, एसिडिटी ठीक करने के चक्कर में पॉइजनिंग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड इन केमिकल्स का सबसे बड़ा सीक्रेट खोलती है, सभी अम्लों और क्षारकों का मूल रहस्य। मूल रहस्य यहाँ लिखा है कि पानी का होना बहुत अनिवार्य है। पानी के बिना ड्राई HCl गैस अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखाती। बिल्कुल, एसिड्स पानी में जाने के बाद ही H+ आयंस, या जिसे हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं, रिलीज करते हैं, और बेसिस पानी में OH- आयंस देते हैं। और यही H+ आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर यहाँ एक अजीब एक्सेप्शन हाईलाइट किया गया है। कौन सा एक्सेप्शन? ग्लूकोज और अल्कोहल का। सुमित सर, ये बड़ा अजीब है कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन है, फिर भी वो पानी में H+ आयंस क्यों नहीं देते? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यहीं पर केमिकल बॉन्ड्स का कैरेक्टर समझना जरूरी है आरवी। ग्लूकोज और अल्कोहल में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन्होंने कार्बन के साथ बहुत पक्की दोस्ती की हुई है। पक्की दोस्ती? हाँ, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो पानी में जाने पर भी आसानी से नहीं टूटते।
हाइड्रोजन अपने दोस्तों को छोड़कर आजाद नहीं होता। अच्छा, और एसिड्स में अलग बॉन्ड होता है? राइट। HCl का बॉन्ड थोड़ा अलग नेचर का होता है। पानी उसके हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग अलग कर देता है और H+ कंप्लीटली आजाद हो जाता है। जब तक H+ फ्री नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। समझ गए। और इसके बाद N में एल्कली को डिफाइन किया है, वो बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, सोपी, बिटर और करोसिव होते हैं। एकदम सही। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग है डाइल्यूशन के बारे में। तनुकरण यानी डाइल्यूशन एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया। ऊष्मक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, जो हीट निकाले। हाँ, डाइल्यूशन करने से H3O+ या OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है, पर यह हाईली एक्सोथर्मिक है। गलती से भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, वरना सिवियर स्प्लैशिंग हो सकती है और कांच का कंटेनर भी ब्लास्ट हो सकता है। सुमित सर, दोनों ही सिचुएशंस में मिक्स तो आखिर में पानी और एसिड ही हो रहे हैं ना, तो वाटर इनटू एसिड वाले मेथड में इतनी ज्यादा हीट एकदम से क्यों बनती है कि स्प्लैश हो जाए? इसको एक छोटे से एक्सप्लोजन की तरह विजुलाइज करो आरवी। एक्सप्लोजन, हाँ। जब तुम्हारे पास एक बीकर भरकर गाढ़ा एसिड है और तुम उसमें पानी की सिर्फ एक बूंद डालते हो, तो उस एक बूंद के टकराते ही वहां अचानक से मैसिव हीट पैदा होती है। ओह, क्योंकि पानी थोड़ा है और एसिड ज्यादा, वो पूरी हीट उस पानी को 1 सेकंड से भी कम टाइम में स्टीम यानी भाप में बदल देती है, और स्टीम एक माइक्रोब्लास्ट की तरह एसिड की बूंदों को उछाल देती है। बाप रे, तभी वाटर इनटू एसिड अवॉइड करना चाहिए। और जब एसिड को पानी में डालते हैं तो? तब पानी ज्यादा होता है, तो वो सारी हीट को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता और स्टीम बनने ही नहीं देता। अब मुझे लॉजिक समझ आया कि वो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब इनकी पावर नापने की बारी है। पीएच स्केल, शक्ति का मापन। ये स्केल H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन नापता है। इसमें जो P है उसका मतलब है पोटेंस, एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है पावर। सही बताया, ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। पीएच 7 से कम एसिडिक, एग्जैक्टली 7 न्यूट्रल और 7 से ज्यादा बेसिक होता है। बेसिक में OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक रूल लिखा है, हायर द H+ कॉन्सेंट्रेशन, लोअर द pH। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना शुरू में। वही तो सुमित सर, ये रूल थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। जब H+ आयन ज्यादा होते हैं तो pH का नंबर बढ़ने के बजाय कम क्यों हो जाता है? इसके पीछे का मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस साइंटिस्ट ने ये स्केल बनाया, उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जिसे नेगेटिव लॉगरिथम कहते हैं। नेगेटिव मैथ? हाँ, फॉर्मूला में आगे एक माइनस साइन लगा होता है। तो जब एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वो माइनस साइन उस ओवरऑल वैल्यू को छोटा कर देता है। ओह, इसे ज्यादा HH मतलब मैथमेटिकल हिसाब से छोटा नंबर। एग्जैक्टली। और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें यही वेरिंग कॉन्सेंट्रेशंस अलग अलग रंगों में दिखाता है। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका टाइटल है दैनिक जीवन में पीएच का प्रभाव। डेली लाइफ। पहला एरिया है प्लांट्स और एनिमल्स। हमारी बॉडी 7.0 से 7.8 की स्ट्रिक्ट pH रेंज में काम करती है, और अगर बारिश का pH 5.6 से कम हो तो एसिड रेन एक्वाटिक लाइफ को मार सकती है। राइट। दूसरा पॉइंट डाइजेशन का है। हमारा पेट डाइजेशन के लिए एसिड बनाता है, और जब इनडाइजेशन होता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड यूज करते हैं। पर सुमित सर, अगर एंटासिड लेने से एसिड न्यूट्रलाइज होता है तो क्या उससे हमारे स्टमक का आगे का डाइजेशन प्रोसेस रुक नहीं जाता? ये वैलिड डाउट है, पर दरअसल एंटासिड तुम्हारा डाइजेशन नहीं रोकता। उसका काम सिर्फ उस एक्स्ट्रा एसिड को कैंसिल करना है जो ओवर ईटिंग की वजह से जरूरत से ज्यादा बन गया है। अच्छा, आई मीन वो पूरे एसिड को जीरो नहीं करता? बिल्कुल नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बहुत माइल्ड बेस है। ये सिर्फ पीएच लेवल को वापस उस ऑप्टिमम रेंज में ले आता है जहां डाइजेशन भी होता रहे और तुम्हें दर्द भी ना हो। फ्यू, गुड टू नो। तीसरा पॉइंट टूथ डिके का है। हमारा एनामल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना है, पर अगर माउथ का pH 5.5 से गिर जाए तो वो भी करोड होने लगता है। इसीलिए बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं। और चौथा पॉइंट सेल्फ डिफेंस का है। मधुमक्खी का डंक या नेटल लीव्स जब मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं तो बेकिंग सोडा या डॉक लीफ उस दर्द को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। नेचर का अपना न्यूट्रलाइजर। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ प्राकृतिक अम्ल और लवण परिवार यानी नेचुरल एसिड्स और सॉल्ट फैमिली की लिस्ट है। सोर्सेज देखें तो सिरका में एसिटिक एसिड, नींबू में सिट्रिक, इमली में टार्टारिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, दही में लैक्टिक
और डंक में मिथेनॉइक एसिड होता है। और अब आती है सॉल्ट का पीएच लॉजिक। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जिसका पीएच 7 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, जिसका पीएच 7 से कम होगा। और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे बेसिक सॉल्ट। पर सुमित सर, मेरा एक सवाल है। पूछो। किसी प्रोसेस से वापस प्योर एसिड में बदल सकते हैं? हाँ, बदल तो सकते हैं, पर वो कोई सिंपल फिजिकल प्रोसेस नहीं होता। तो कैसे करते हैं? उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस जैसे इलेक्ट्रोलिसिस या फिर किसी और स्ट्रॉन्गर केमिकल का यूज करना पड़ता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। नॉर्मल छानने या उबालने से वो वापस एसिड नहीं बनेगा। आई सी। और इस स्लाइड में रॉक सॉल्ट का भी जिक्र है, जो इम्प्योरिटीज की वजह से ब्राउन होता है, जिसका कनेक्शन गांधी जी के दांडी मार्च से था। सही कहा, वही नमक जो हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों में रेवोल्यूशन लाया। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम ऑर्डिनरी नमक से बनने वाले केमिकल्स देखेंगे, साधारण नमक से रसायन। क्लोर एल्कली प्रक्रिया। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी ऑर्डिनरी नमक के एक्वेस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। राइट, जिससे 2NaOH, Cl2 गैस और H2 गैस बनती है। क्लोरीन गैस एनोड पर बनती है, जो वाटर ट्रीटमेंट और पीवीसी में यूज होती है। हाइड्रोजन कैथोड पर बनती है, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के लिए। और NaOH कैथोड के पास बनता है साबुन बनाने के लिए। एग्जैक्टली। पर सुमित सर, इस पूरे प्रोसेस का इतना स्पेसिफिक नाम क्लोरएल्कली ही क्यों रखा गया है? साइंस में नाम उसके रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करता है आरवी। इस रिएक्शन के 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं। पहला है क्लोरीन गैस, जिसके लिए क्लोर शब्द यूज किया गया। ओके। और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिकली एक ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है। और याद है हमने पानी में घुलने वाले बेसिस को क्या नाम दिया था? एल्कली। ओ, तो क्लोरीन का क्लोर और बेस का एल्कली मिलाकर क्लोर एल्कली बन गया। परफेक्ट। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। दूसरा केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 तब बनता है जब ड्राई स्लेक लाइम पर क्लोरीन गैस पास करते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। और बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 है, वो एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। इसे हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 निकलते हैं। इसके यूजेस में लिखा है कि बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जिससे केक फूलता है। हाँ, और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। पर एक बात बताइए सुमित सर, बेकिंग सोडा में एक्सप्लिसिटली टार्टरिक एसिड क्यों मिलाते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए? सिर्फ बेकिंग सोडा से केक क्यों नहीं फूलता? हीट करने पर CO2 तो वहां भी निकल रही है ना? क्योंकि अगर तुमने केक में सिर्फ बेकिंग सोडा डाला तो CO2 के साथ एक और बाई प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये नेचर में बेसिक होने की वजह से बहुत कड़वा होता है। ओह, तो केक फूल तो जाएगा, पर उसका स्वाद किसी कपड़े धोने वाले साबुन जैसा कड़वा लगेगा। टार्टारिक एसिड उस बनने वाले कड़वे सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। साबुन जैसा केक, यक। टार्टारिक एसिड वाकई जरूरी है। बिल्कुल। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात आती है वॉशिंग सोडा की। इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O दिया है और ये एक बेसिक सॉल्ट है। ये बेकिंग सोडा को हीट करके जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसको रिक्रिस्टलाइज करके बनाया जाता है। ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में हेवीली यूज होता है। और डोमेस्टिक क्लीनिंग के अलावा ये पानी की स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस हटाने के काम आता है। सुमित सर, पानी की ये परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, जिसे हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करना पड़ता है? देखो आरवी, नॉर्मल उबालने से तो कठोरता दूर होती है, उसे टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। पर परमानेंट हार्डनेस तब होती है जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। जो उबालने से ठीक नहीं होते? बिल्कुल नहीं। तब तुम्हारा साबुन ठीक से झाग नहीं बनाता। वॉशिंग सोडा उस कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके उन्हें इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में बदल देता है, जिन्हें फिल्टर करके बाहर निकाला जा सकता है। ओह, मतलब वो उन मिनरल्स को सॉलिड पार्ट में लॉक कर देता है ताकि पानी सॉफ्ट हो जाए। पर सुमित सर, उस फॉर्मूला में जो .10H2O था, वो क्या है? वही तो अगला टॉपिक है। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। क्रिस्टलिन का जल। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इसकी डेफिनेशन है एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला
CuSO4.5H2O है, वो ब्लू क्रिस्टल बनाता है। और जब इसे हीट करते हैं तो वो पानी उड़ जाता है और वो व्हाइट पाउडर बन जाता है। वापस पानी मिलाने पर ब्लू कलर लौट आता है। जिप्सम भी इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें 2H2O होता है। पर सुमित सर, अगर इन क्रिस्टल्स के अंदर सच में पानी के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं, तो ये क्रिस्टल्स हमें छूने में वेट यानी गीले क्यों नहीं लगते, ड्राई पाउडर क्यों लगते हैं? क्योंकि यहाँ पानी अपने नॉर्मल लिक्विड रूप में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आरवी। मतलब? सोचो कि पानी के ये मॉलिक्यूल्स एक सख्त 3D केज यानी क्रिस्टल लैटिस के अंदर लॉक हो गए हैं। वो फ्री नहीं है बहने के लिए, इसलिए तुम्हारी स्किन को गीला नहीं करते। वो उस केमिकल स्ट्रक्चर का सॉलिड हिस्सा बन चुके हैं। वाओ, पानी को ड्राई फॉर्म में लॉक कर दिया। दैट्स ब्रिलियंट, है ना? चलो आरवी, अब हम इस प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड देखते हैं। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP और चैप्टर समरी। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, POP। जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इसे पानी में दोबारा मिलाने से हार्ड जिप्सम बन जाता है। इसके यूजेस तो हम सब जानते हैं, टूटी हड्डियां जोड़ने में, खिलौने बनाने में, डेकोरेशन में। पर मेरा एक फाइनल डाउट है सुमित सर। पूछो आरवी। केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स काउंट होते हैं, तो किसी फॉर्मूला में आधा यानी हाफ पानी का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? आधा मॉलिक्यूल हवा में थोड़ी होता है। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, आधा मॉलिक्यूल हवा में नहीं होता। यहाँ वो आधी वैल्यू सिर्फ एक रेशो दिखाने का मैथमेटिकल तरीका है। रेशो? किसका? असलियत में कैल्शियम सल्फेट के 2 बड़े यूनिट्स मिलकर पानी के एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल को आपस में शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं पर यूनिट के हिसाब से, तो मैथ के रूप में एक यूनिट के हिस्से में आधा मॉलिक्यूल आता है। ये बस शेयर करने को बताने का तरीका है। समझ गई। एक मॉलिक्यूल की शेयरिंग दिखाने के लिए हाफ लिखते हैं। वेल, सुमित सर, मुझे आज पता चला कि मेरे पेट के एसिड से लेकर केक फुलाने वाले बेकिंग सोडा और टूटी हड्डी जोड़ने वाले POP तक सब कुछ इसी फैमिली ट्री का हिस्सा है। आपने आज इस हेवी चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बहुत मजा आया आरवी। एवरीडे चीजें, हमारे मॉर्निंग टूथपेस्ट से लेकर बाहर होने वाली बारिश तक, सब इन्हीं एसिड्स और बेसिस से गवर्न्ड है। बिल्कुल सही। पर जाने से पहले मैं तुम्हें और सुनने वालों को एक प्रोवोकेटिव थॉट देकर जाना चाहता हूँ। जरूर बताइए। आज हमने देखा कि हमारी बॉडी और नेचर दोनों एक बहुत ही स्ट्रिक्ट pH रेंज में ऑपरेट करते हैं। तो सोचिए, जिस तरह से पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, अगर हमारे समुद्रों यानी ओशंस का नेचुरल pH बैलेंस बिगड़ गया तो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम पर क्या तबाही आएगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। वो वाकई एक बहुत बड़ा और डिस्टर्बिंग थॉट है सुमित सर। एक हल्का सा pH ड्रॉप पूरे ओशन की फूड चेन को बर्बाद कर सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद हम सब इन केमिकल बैलेंसेस की वैल्यू को और डीपली समझेंगे। आज के इस गहराई से विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे आसपास के इस केमिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते रहिए। अलविदा।